आज हमारे साथ जनपद पीलीभीत के लोकप्रिय विधायक संजय सिंह गंगवार जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं। पहले तो इनको नए साल की बहुत बहुत बधाई। सर आपको अलका जी, आपको भी नए साल को आपकी पूरी टीम को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपने अपने कार्यकाल में कौन कौन से कार्य करवाए हैं, जरा विस्तार से बताएंगे। अलका जी, मैं आपको अगर पूरे सब विस्तार से बताऊंगा तो कम से कम सुबह अभी से लेके और रात के 8 बज जाएंगे। इतना काम मेरे क्षेत्र में हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। मैं मेन काम ऐसे है कि जिनको आपको जो है गिना दूंगा। हाँ, जैसे कि आप काफी लोकप्रिय हैं जनता की, तो आप देख रही है सुबह से आप आई तब से लगभग 1000 आदमी को मैं सुबह से लगभग मिला हूँ, यहाँ काम निपटाया है। जब हम विधायक बने 2017 से पहले आप कभी रिछा गई होंगी? जी नहीं गई। तो उधर क्षेत्र में जाके पूछेगा, रिछा जाने के लिए हमारे यहाँ से रोड कभी जब हम छोटे से होंगे तब हमने कभी देखी थी, और आज हम 43 साल के हो गए तब तक रोड नहीं बनी थी। उस रोड को हॉट मिक्स बनवाया गया। सड़कों के मामले में जितना काम पिछले 15 साल में पीलीभीत में नहीं हुआ, उतना हमने 4 साल भी हमारे पूरे नहीं हुए हैं, 4 साल से पहले उतनी सड़कें हमने अपने क्षेत्र में बनवा दी। बहुत बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई। मैं आपको नाम भी कहूँ उसका गिनाऊं। एक रिछा की सड़क बनवाई, एक जहानाबाद से लेकर के शाही तक की सड़क बड़ी बनवाई हॉट मिक्स, एक सड़क लालपुर चौराहे से लेके सरदार नगर तक बनवाई, उदयपुर में सड़क बनवाई, बड़ेपुरा से लेकर के मिलक तक पूरी सड़क बनवाई, मजलिया वाली सड़क बनवाई। सड़कों के क्षेत्र में एक हमने बड़ा काम किया, और मैं समझता हूं कि अगर ऐसे गिनाऊंगा तो अलग अलग करके कुल मिला के अब तक हमने करीब 150 किलोमीटर से ऊपर सड़क हमारे क्षेत्र में कोलतार की बनी। अभी कुछ सड़कें खराब रह गई हैं क्योंकि विरासत में हमको सड़कों के नाम पे 0 मिला, सड़क नहीं मिली। तो 150 किलोमीटर के आसपास सड़क बन गई। अभी कुछ सड़कें खराब हैं, उनका भी हमने प्रस्ताव बना के भिजवाया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी दोनों लोग पीलीभीत के ऊपर उनकी विशेष कृपा है, और सब सड़कें लगभग हमारी 2022 तक ठीक हो जानी चाहिए। सर क्या उद्देश्य रहा आपका पॉलिटिक्स में आने का? मैं पहले विकास कार्य गिना दूं। पीलीभीत उत्तर प्रदेश का लास्ट जिला है, और पीलीभीत में अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसका लाभ उत्तराखंड और पड़ोस के देश नेपाल तक को मिलता है। यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था। मैं जब यहाँ के जनता का सेवक बना, पहली बार जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, तो हमारे मुख्यमंत्री जी लोगों को वरदान देते हैं। मैंने भी उनसे एक बार मांग लिया पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज का, तो मेडिकल कॉलेज की सौगात उन्होंने पीलीभीत को दी, जिससे कि पीलीभीत जनपद के साथ साथ उत्तराखंड और उत्तराखंड के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल तक के लोगों को उस मेडिकल कॉलेज बनने से फायदा होने जा रहा है। तीसरे, हमारे यहाँ पर बहुत पहले से एक रेशम फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी। वो रेशम फैक्ट्री हमने चलवाने का काम किया। आज की तारीख में रेशम फैक्ट्री चल रही है, जिसमें लगभग 150 से 200 हमारी बहनें काम कर रही हैं। 150 से 200 चूल्हे जलाने का काम हमारी सरकार ने किया रेशम फैक्ट्री पीलीभीत में चला करके। इसके अलावा आप शहर देख रहे होंगे पीलीभीत में, जब कभी शाम को आया आपको लग रहा है पीलीभीत बदला जी, बहुत बदलाव है। लग रहा है। तो जब आप ही कह रही है कि पीलीभीत बदला है, तो निश्चित रूप से विकास पीलीभीत में हुआ है, और काफी विकास हम लोगों ने किया है। और ये अकेले मैंने नहीं, इसमें जिला प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, उनका निर्देश और सरकार की कल्याणकारी योजना जो हमारे प्रशासन ने लागू करी, जन जन तक पहुंचाने का काम किया, उससे पूरे क्षेत्र के लोगों को लाभ हो रहा है। जैसे बिजली के क्षेत्र में अमरिया साइड में बिजली की बहुत समस्या रहती थी। 300 करोड़ रुपए का एक बिजली का उपकेंद्र 12 एकड़ जमीन खरीद करके हमने सरदार नगर में लगाने का काम किया। आज जहानाबाद और अमरिया क्षेत्र के जितने भी किसान भाई हैं, जितने भी हमारे ग्रामीण भाई बहन हैं, परिवार के लोग हैं, उन सबको बिजली का लाभ मिलने जा रहा है।
मेरे विधानसभा क्षेत्र में 8 ऐसे गांव थे, नहीं 7 ऐसे गांव थे कि जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ था, जिनमें ये देखिए कि आज़ादी के बाद से अब तक वहां बिजली नहीं पहुंची। आज मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई मजरा भी ऐसा नहीं है कि जहां बिजली ना पहुंची। हम लोगों ने बड़ा कैंप लगा करके बिजली के निःशुल्क कनेक्शन बांटने का काम किया। किसानों के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया वो मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी किसी ने इतना सोचा होगा। प्रधानमंत्री जी ने 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में भेजने का काम किया। अब घर में 3 लोगों के नाम जमीन है तो साल में 18,000 रुपये जिस घर में आता है उस घर में खुशहाली आती है। तमाम सारे ऐसे बड़े काम और हुए। लोग परेशान थे, यहाँ पर सिटी स्कैन नहीं होता था, महिलाओं की डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल नहीं था, 100 बेड का अस्पताल बनवाया, सिटी स्कैन मशीन लगवाई और उसकी ये अपना डायलिसिस यूनिट के लिए मैंने अभी पैसा स्वीकृत कराया, वो भी काम चल रहा है। ITI 2-3 बनी, अटल आवासीय विद्यालय शाही के पास में, जिससे 2 विधानसभाओं को फायदा मिल रहा है, 2 जिलों को, पीलीभीत और बरेली दोनों के बीच में शाही के पास में अटल आवासीय श्रमिक विद्यालय बनने जा रहा है। तमाम ऐसे काम हुए और हमारा प्रयास है कि मझौला शुगर फैक्ट्री और डिस्टिलरी भी हम अपने इसी कार्यकाल में चलवाने का पूरा प्रयास है। कैबिनेट से स्वीकृति हो गई है और उसमें कुछ संशोधन होता था, उस पर भी काम चल रहा है। निश्चित रूप से वो भी चलेगी, जिससे किसानों को भी लाभ होगा और बेरोजगारों को जो हमारा रोजगार मिलेगा। सर, आपका राजनीतिक पॉलिटिक्स में आने का क्या उद्देश्य रहा और आपने कब ये सोचा है कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ? अलका जी, मैं आपको बताऊं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगा, लेकिन बचपन से जैसा मेरा नाम है वैसा मेरे बचपन से नेचर रहा। मैंने जो भी काम किया, मैं ईश्वर की कृपा से मैं हमेशा उसमें नंबर 1 रहा। कॉलेज में जब मैं पढ़ता था तब भी मैं नंबर 1 रहा, क्लास में खेला तब भी नंबर 1 रहा, और इससे पहले मैं ठेकेदारी करता था, बिजनेस करता था, रियल एस्टेट का बिजनेस था, उसमें भी मेरा नंबर 1 का काम था। और बस ईश्वर की कृपा हुई, कुछ ऐसा हुआ कि ब्लॉक प्रमुख बना। ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद विधायक बनने का मौका मिला, और विधायक सिर्फ इसलिए मैं बना कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, लोगों के काम आ सकूं, लोगों के दुख दर्द बांट सकूं, लोगों को जो गरीब लोग हैं उनको कैसे न्याय दिलाऊं, उनको कैसे लाभ पहुंचाऊं, जो उनका हक है उनके हक को कैसे दिलवाऊं, इसके लिए विधायक बना। और समय समय पर मैं सदन में मुद्दे में उठाते रहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी महीने में लगभग 1-2 बार मुलाकात और चर्चा होती है, तो जो आज तक मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगा है वो सब कुछ उन्होंने पीलीभीत के लिए दिया है। ऐसे हमारे बड़े हृदय के, विशाल हृदय के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। सर, ये जो किसानों का बिल सरकार ने लागू किया है, किसानों का कहना है कि ये हमारे हित में नहीं है और सरकार लगातार प्रयासरत है, तो अभी तक सरकार इन किसानों को अभी तक मैनेज क्यों नहीं कर पाई है? आपने भी काफ़ी प्रयास किया है यहाँ पीलीभीत में। देखिए, पीलीभीत में जहाँ तक आप किसानों की बात कर रही है, मैं पूरे देश के किसानों की बात कर रहा हूँ। देश में 60% से ऊपर किसान है और कितना किसान आंदोलन कर रहा है ये आपको पता है। हाँ, लगातार आंदोलन जारी है। नहीं, लेकिन कितना कर रहा है? एक थोड़े से लोग जो हैं जिन्होंने कृषि संशोधन बिल को ढंग से पढ़ा नहीं है, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जिससे पूछो कि आप कृषि संशोधन बिल में ऐसा क्या है जिसका विरोध कर रहे हो, तो वो कहता हमें नहीं पता। आपने देखा होगा कि हमें नहीं पता है, हमसे तो साफ फोन आया और हम चल दिए। ये एक सिस्टम एक लोगों ने बना रखा। ये जो विपक्षी दल हैं, सपा, बसपा और कांग्रेस, ये जो दल हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने तोड़ मरोड़ के जनता के सामने वो चीजें पेश करी। ये कृषि संशोधन बिल किसानों के हित में है और कांग्रेस के एजेंडे में था ये 2019 के चुनाव में।
और कांग्रेस आज उसका विरोध कर रही है। आप समझ सकते हैं, या तो उस समय कांग्रेस से गलती हुई, अगर कांग्रेस कहती है गलत हुई तो वो ये स्वीकार करें कि हमारे एजेंडे में ये लिखा हुआ ये गलत है। अगर वो ये स्वीकार नहीं करते तो भारतीय जनता पार्टी का ने जो किया है फिर ये बोले कि सही है। सही काम को सही बोलना चाहिए। चाहे हाँ, जो देश हित में है, अन्नदाता के हित में है, उसको सही कहना चाहिए। ये देश सबका है। लेकिन ये लोग नाम के पीछे तो गांधी लगाते हैं, लेकिन गांधी जी के आदर्शों पे चलने का काम नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। सर, ये सरकार स्वच्छ भारत मिशन योजना चला रही है, पीलीभीत में भी काफ़ी मैंने देखा है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है आपको। सर, ये जो काशीराम कॉलोनी है, वहाँ पर जो शौचालय से निकलने वाली गंदगी है वो नालियों में बह रही है। क्या भेदभाव जो मायावती ने काशीराम कॉलोनी बनवाई है, क्या इसलिए भेदभाव किया जा रहा है कि वहाँ के लोगों को कहना है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आता है सफाई करने के लिए, न ही कोई अधिकारी आता है, ऐसा क्यों है? अलका जी, सबसे पहली बात तो कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हाँ, यही नारा है। इस एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। जहाँ तक रही काशीराम कॉलोनी की बात, मैं स्वयं वहाँ गया था। 2-3 बार सफाई कर्मचारियों की टीम मैंने वहाँ स्वयं भेजी थी। लेकिन सारी चीजें अगर हम सफाई कर्मचारी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, कर देंगे, तो क्या आपको लगता है कि सफाई केवल सफाई कर्मचारी का ही काम है सफाई करना? सब लोग मिलके अगर चाहेंगे कि काशीराम कॉलोनी अच्छी रहे तो सब काम करेंगे। सफाई कर्मचारी या अभी सफाई करी हो, चला गया, थोड़ी देर में कोई गंदगी वहां कर जाता है, तो इसमें किसी सफाई कर्मचारी या किसी का दोष नहीं है। खुद भी तो हम लोग नहाते हैं ना, तो जब स्वच्छता तो सभी का काम है, साफ सफाई करना सभी का काम है। तो वहाँ अगर इस तरह की कोई चीज है तो मैं एक बार फिर जा करके अधिकारियों को ले जाके साथ देख लूंगा, वो समस्या भी खत्म की जाएगी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मुझे उन लोगों को भी ये कहना है, सभी लोगों को ये कहना है कि स्वच्छता मिशन में सब अपनी सहभागिता अगर रखेंगे तो पूरा देश साफ हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितनी जागरूकता है। सुबह सुबह अनाउंसमेंट होता है, कच्चा कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग। हर लोग कूड़ा लेके घर से निकल आते हैं। अब उसके बाद भी अगर आप ये सोचें कि आंखें मीची और आंखें मीचते हुए कूड़ा तब भी सड़क पर फेंक दिया, तो ये देश सबका है। इस देश को जब सब मिलके आगे साफ करेंगे तभी ये साफ होगा। तो हम निश्चित रूप से हम वहाँ जाएंगे, जाकर के वहाँ के लोगों से बात भी करेंगे। सरकारी अधिकारियों को संज्ञान में, मैं आज ही जिलाधिकारी के संज्ञान में ये बात लाऊंगा और निश्चित रूप से वहाँ हम लोग करेंगे। लेकिन उन लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक करेंगे हम लोग, वो भी हमारे अपने ही है कि सभी का काम है सफाई। सर, मैंने देखा है कि ये जो चुनाव से पहले तो जितने भी कैंडिडेट होते हैं गांव की धूल छान लेते हैं, गांव में बार बार जाते हैं, ऐसा समझ लो कि वहाँ की धूल ही छान लेते हैं। लेकिन जब चुनाव हो जाता है उसके बाद में वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? चाहे वो किसी के कैंडिडेट हों, चाहे जिला पंचायत के हों, चाहे सांसद के हो, सांसद हो, चाहे विधायक जी हो, ऐसा क्यों है? मैडम, मैं जहाँ तक अपनी बात आपको करूँ कि मेरे क्षेत्र में किसी गांव का एक नाम बताइए जहाँ आप गई हो। नहीं, मैं हर गांव में, मेरा लगभग अब तक 6वां-7वां राउंड हर एक गांव में हो गया। जब मुझे मौका मिलता है तब मैं गांव की तरफ निकल जाता हूँ और सबको जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि सब जाते होंगे। जब आदमी किसी पद पे होता है तो थोड़ा सा व्यस्त ज़्यादा हो जाता है। अब सरकार द्वारा चलाई जा रही जो योजना है वहाँ तक लोगों को मिल रही है या नहीं मिल रही है? सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, हमारी विधानसभा में हमने इसका एक कैंप लगवाया, हर न्याय पंचायत स्तर पर इसका कैंप लगवाया। मैं स्वयं उन कैंप में रहा और मेरे विधानसभा क्षेत्र में अगर आप सर्वे करेंगी तो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना 80 से 85% लोगों को उसका लाभ मिल रहा होगा। 10-15% वो लोग रह गए होंगे कि जो या तो रहते नहीं है गांव में, या रहते हैं तो कहीं शहर में कभी रहते हैं, कभी गांव में रहते हैं, इस तरह का है। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। और बाकी सबके लिए तो मैं क्या बोलूँगा,
मैं कुछ बोल नहीं सकता। अभी गांव में गए थे सराय सुंदरपुर, वहाँ एक महिला पंचायत घर में रह रही हैं और अगर वहाँ से उनको निकाल दिया जाए तो वो कहाँ रहेंगे। और प्रधान जी ने ये बात कही है कि वो आवास के पात्र हैं, फिर भी उनको आवास नहीं मिला है। अलका जी, सराय सुंदरपुर मेरी विधानसभा का गांव नहीं है, ये बरखेड़ा विधानसभा का गांव है। मैं वहाँ के माननीय विधायक जी से आज ही बात करूंगा और निश्चित रूप से वो उसका संज्ञान लेंगे और उस महिला को अगर पात्र है तो आवास भी मिले।